नमस्ते। भारत के संविधान की संभावित प्रश्नों की श्रृंखला में ये 10वां लेक्चर है हमारा। इसके पहले मैंने जो है अभी तक इसमें संविधान के संशोधन और उसके बाद फिर संविधान की मूल ढांचा, उसके बाद फिर सरकार की जो प्रणाली होती है, संसदीय शासन की व्यवस्था होती है, संघात्मक एकात्मक शासन की व्यवस्था होती है, उससे संबंधित मैंने काफी सारे प्रश्नों को डिस्कस किया हुआ है। अब आज से हमें देखना है, इसमें एक प्रकार से कह सकते हैं कि कार्यपालिका की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। संविधान में ऐसे तो कार्यपालिका से संबंधित जो अनुच्छेद है वो भाग 5 में संघ के अंतर्गत है। अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक इसमें प्रावधान है। इसमें पहले जो है राष्ट्रपति से संबंधित है, उसके बाद फिर उपराष्ट्रपति से संबंधित है, उसके बाद फिर मंत्रिपरिषद और उसके बाद लास्टली इसमें जो है उसमें महान्यायवादी से संबंधित है। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारत के जो है जो केंद्रीय स्तर में जो कार्यपालिका है, केंद्रीय स्तर में जो कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री, इनके साथ में जो है महान्यायवादी, ये जो है केंद्रीय स्तर में कार्यपालिका के अंतर्गत इनको सम्मिलित होते हैं। अनुच्छेद 52 से लेकर के जो है अनुच्छेद 78 तक इसके प्रावधान है। मुख्य रूप से अगर देखें तो सबसे पहले इसमें जो प्रावधान है वो भारत के राष्ट्रपति के बारे में है, दूसरा उसमें उपराष्ट्रपति के बारे में, उसके बाद फिर मंत्रिपरिषद के बारे में है, और सबसे लास्टली इसमें जो है महान्यायवादी के बारे में है। तो इसी से संबंधित इसमें आज के लेक्चर में बहुत छोटे छोटे प्रश्न मैंने ये जो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मगर हाँ वो बहुत सारगर्भित प्रश्न है जो कि मैंने खुद डिजाइन किया हुआ उनको, और एक्सपेक्टेड क्या किस तरह से परिस्थिति चल रही है और संभावना पीएससी में किस तरह प्रश्न पूछने की बनती है। तो ऐसा जो है इसमें आज के लेक्चर में 30 प्रश्न करीब है इसमें ये, ठीक है। इसमें वन लाइनर है एक प्रकार से देखा जाए तो। इसके बाद इसमें जब अगला लेक्चर जब करेंगे इसमें तो वो मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है, जैसा हमारा तरीका हमने जो बना रखा है उसी के अंतर्गत। तो अब इसमें जो है सीधे क्वेश्चन में चलता हूं मैं, सीधे क्वेश्चन में चलता हूं। और क्वेश्चन में जो है हम इसमें, क्योंकि अभी तक मैंने इसमें जो है 144 क्वेश्चन मैंने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। 144 क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है, तो मैंने उस श्रृंखला को कंटिन्यू किया हुआ है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हम कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं ये हमें पता चलता चल जाएगा उनके बेसिस पर ये। तो अभी तक हमने जो है 144 प्रश्न जो है इसमें सॉल्व कर रखे हैं। अब उसके बाद इसी क्रम में जो है ये भारत के राष्ट्रपति और इसमें उपराष्ट्रपति भी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो एक सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन वन लाइनर टाइप के है, मगर ये क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है क्योंकि क्वेश्चन मैंने खुद फ्रेम किया हुआ है और पूरे अनुच्छेद से फ्रेम किया हुआ। बेसिकली हर आर्टिकल के अनुच्छेद में इसमें हर आर्टिकल के इसमें प्रश्न मैं समाहित करने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर कहीं से भी किसी भी अनुच्छेद से अगर प्रश्न पूछते हैं तो उनको हमें सॉल्व कर सके। अब देखो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है, ऐसे तो देखो स्पष्ट रूप से देखो भारत के राष्ट्रपति एक प्रकार से जो है राष्ट्राध्यक्ष के रूप में है, तो संसद के भी एक तरह से जो है अध्यक्षता करता है, और साथ में जो है कार्यपालिका के जो है संवैधानिक मुखिया भी है। तो एक प्रकार से राष्ट्र के भी मुखिया है, राष्ट्राध्यक्ष है, साथ में संसद का भी वह नेतृत्व करता है। इनके साथ साथ वहां कार्यपालिका, संघ के जो कार्यपालिका है उसके संवैधानिक प्रमुख भी होता है। तो एक प्रकार से राष्ट्रपति जो है भारत में जो है एक प्रकार से पहला नागरिक है, और इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है सभी मामलों में ये। क्योंकि भारत एक्चुअल में क्या है, राज्यों का संघ है, संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है। और इस भारत के जो है अनुच्छेद 52 के अनुसार जो है एक राष्ट्रपति होता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और इस राष्ट्रपति जो है इस राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए अनुच्छेद 74 में जैसे कहा गया कि एक मंत्रिपरिषद होता है और राष्ट्रपति उनकी सहायता और सलाह के अनुसार काम करता है। अब ये जो मंत्रिपरिषद होता है, ये मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है। तो ये एक्चुअल में इस प्रकार से राष्ट्रपति की भूमिका को स्थापित करता है ये। तो राष्ट्रपति की भूमिका का मतलब एक प्रकार से समझो जाए तो ये जो है मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार ही काम करता है। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ जो है कार्यपालिका के एक प्रकार से संवैधानिक प्रमुख होता है। मगर हाँ यहाँ जो है अपने हर एक कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद से बंधे हुए हैं। इनकी भूमिका जो है जैसे अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उस तरह की नहीं है, एक्टिव तरीके से ये, ठीक है। भारत में चूंकि संसदीय शासन की व्यवस्था है और इसीलिए जो है राष्ट्रपति की जो भूमिका होती है ऐसा प्रतीत होता है मंत्रिपरिषद की तुलना में कम हो रहा है। अब इसी में संबंधित जो प्रावधान है अनुच्छेद 52 से लेकर के एक प्रकार से अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 61 तक कह सकते हैं मुख्य रूप से। हालांकि उसके बाद अनुच्छेद 72 में भी राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है और भी अलग अलग जगहों पर प्रावधान है। तो अब इसमें जैसे कि जो है जो उनके अनुच्छेदों का क्रम अगर देखें तो अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा,
इसके बाद फिर अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगा। उसके बाद फिर इसी क्रम में कहा है कि अनुच्छेद 54 में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होंगे उसके बारे में दे रखा है, निर्वाचन होगा इसके बारे में दे रखा है। उसके बाद अनुच्छेद 55 में जो है इसमें अनुच्छेद 55 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की उनकी रीति दे रखा है, मतलब वो प्रोसेस दे रखा है किस प्रकार से निर्वाचन किया जाएगा। उसके बाद फिर इसमें राष्ट्रपति की पद की अवधि अनुच्छेद 56 में। उसके बाद इसी क्रम में जो है अनुच्छेद 57 है, अनुच्छेद 57 में जो है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन है। अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए योग्यताएं हैं, अर्हताएं हैं। उसके बाद इसी क्रम में जो है राष्ट्रपति की जो है अनुच्छेद 59 में मतलब 59 में उसमें शर्तें हैं, और अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाने वाला उनका शपथ और प्रतिज्ञान है। और अनुच्छेद 61 में जानते हैं उसमें महाभियोग का प्रस्ताव है, ये महाभियोग से संबंधित प्रक्रिया दे रखा है। तो ये जो है अनुच्छेद 52 से लेकर के जो है अनुच्छेद 61 तक इसमें राष्ट्रपति से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है। ये इसी से संबंधित मैंने हर एक अनुच्छेद से प्रश्न बनाने का प्रयास किया हुआ है। जैसे पहले प्रश्न देखो, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें कौन सा कथन सही नहीं है इसको आइडेंटिफाई करना है। देखो सेंस सिर्फ ये नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सेंस ये है कि इसमें जो बातें कही गई उनको समझना है हमें, ये कि आगे अगर मान लो इस अनुच्छेद से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्न बनने चाहिए। तो जैसे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, इसका मतलब यह कि जो सही नहीं है मतलब गलत है उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे पहले क्या है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ये बिल्कुल सही है, भारत राज्यों का संघ है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। भारत राज्यों का संघ है ऐसा लिखा गया है, इसका मतलब ये कि संघ के द्वारा जो है राज्य को पूरी तरह से समाप्त कभी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो खुद राज्य को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे तो स्वाभाविक है वो संघ का अस्तित्व नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि संघ क्या है, राज्यों का संघ है। ये अनुच्छेद 1 में लिखा है, ये बिल्कुल सही बातें हैं ये। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, इसमें ये आने वाला नहीं है, गलत ऐसे नहीं है ये। फिर कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार इस भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, ये भी बिल्कुल सही है। जैसे मैंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों के संघ है, और इसी के बारे में कहा गया कि इस भारत के जो है अनुच्छेद 52 के अनुसार एक राष्ट्रपति होगा। इसका मतलब यह कि भारत के राष्ट्रपति का पद जो है कभी भी रिक्त नहीं होगा। जैसे अगर किसी परिस्थितियों में अगर अकस्मात किस परिस्थिति हो तो भी जो है भारत के राष्ट्रपति पद अगर रिक्त होता है तो तत्काल जो है उपराष्ट्रपति को जो है एक प्रकार से कार्यभार मिल जाता है राष्ट्रपति के कार्य को, राष्ट्रपति कर्तव्यों को निर्वहन के लिए। और यदि उपराष्ट्रपति का अगर मान लो वहां भी अगर मान लो पद अगर रिक्त हो इन केस, तो वहां सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वह उनके पदों का निर्वहन करता है। अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद भी अगर मान लो वहां रिक्त हो तो सर्वोच्च न्यायालय के जो है जो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं वहां जो है राष्ट्रपति के पद के कार्यों का निर्वहन कर रहा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा, इसीलिए यहां बिल्कुल सही है। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार, अनुच्छेद 53 देखो मैंने इसमें अनुच्छेद को बार बार इसको मैं हाईलाइट करने का प्रयास कर रहा हूं। अनुच्छेद 1 में फिर 52 और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। इसीलिए कहते हैं कि भारत में जो है कि जो केंद्रीय स्तर में जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका की जो है शक्ति एक्चुअल में किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। इसीलिए केंद्रीय कार्यपालिका के संवैधानिक मुखिया इनको कहते हैं हम, राष्ट्रपति को कहते हैं। तो इसी में साथ में यहां भी है, अनुच्छेद 53 में ही साथ में यहां है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होंगे? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च समादेश भारत के राष्ट्रपति में निहित है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि सेनाओं पर जो है, सैनिकों पर एक प्रकार से क्या है, राष्ट्रपति मतलब क्या हुआ? असैनिक नागरिक। तो सेनाओं पर जो है क्या है, सेनाओं पर क्या है, नागरिकों का नियंत्रण है, ये भी इंडिकेट करता है। ये सब किसमें? तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा कि इनमें से एक भी ऐसा कथन नहीं है जो गलत है, जो कथन सही नहीं है। उत्तर क्या होगा हमारा? डी। अगला प्रश्न, देखो बड़े बहुत छोटे छोटे प्रश्न दे रखे हैं एक्चुअल में ये, मगर हाँ बहुत लॉजिकल है। ठीक है, अब इसी में जैसे दे रखा है कि अनुच्छेद 53 से संबंधित प्रश्न है बेसिकली, ये एक्चुअल में दे रखा है अनुच्छेद 53 से संबंधित है, ये अनुच्छेद 53 से संबंधित है। ठीक है, इसमें दे रखा है कि राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही नहीं है, सॉरी
कौन सा सही नहीं है, मतलब हमें गलत क्या है ये पहचानना है। तो संविधान के अनुच्छेद 53 में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, एक तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 53 में। इनके साथ में यहां भी कहा गया है इसमें कि राष्ट्रपति, या तो राष्ट्रपति जो है उस शक्ति का प्रयोग या तो स्वयं कर शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार, किसके अनुसार, संविधान के अनुसार, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। संविधान में जैसे उनके लिए व्यवस्था दी है उनके अनुसार या तो स्वयं कर सकता है या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। स्वयं करेगा इसका मतलब क्या हुआ, किसके अनुसार, संविधान के अनुसार। और यदि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति काम नहीं किया, मतलब संविधान का अतिक्रमण किया, तो उनको पद से हटाया जा सकता है। इसीलिए राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए केवल एक ही आधार है, और वो क्या है, संविधान का अतिक्रमण। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर इनको महाभियोग का प्रस्ताव है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत, वहां से उनको पद से हटाया जा सकता है। तो एक्चुअल में राष्ट्रपति को किसके अनुसार काम करना है, संविधान के अनुसार काम करना है। कैसे, या तो स्वयं भी अपना काम कर सकता है, राष्ट्रपति कर्तव्य को निर्वहन मतलब क्या है, वो स्वयं काम कर सकता है, या फिर अपने अधीनस्थ जो अधिकारी होते हैं, और अधीनस्थ अधिकारी के मतलब कौन, जैसे कि अनुच्छेद 74 में दे रखा है कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार काम करेगा। तो इस प्रकार से क्या है, तो एक प्रकार से क्या है, अब इसी में बात कह रहे हैं, ये सब अनुच्छेद 53 के में दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, जैसे पहले ऑप्शन, वहां शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार करेगा, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही बात कह रहे, संविधान से बंधा हुआ है, राष्ट्रपति पूरी तरह से संविधान से बंधे हुए हैं, उनको हर एक काम जो है संविधान के अनुसार ही करना है। तो एक प्रकार राष्ट्रपति क्या है, संविधान से कोई ऊपर नहीं हो सकता ना, तो ये संविधान के अनुसार काम करेगा। वह अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं कर सकता है, ये बिल्कुल सही है, संविधान के अनुसार स्वयं कर सकता है, साथ में वह अपनी शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा भी कर सकता है। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये दोनों मतलब दोनों में से कोई हो सकता है, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो पहला भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है, और डी भी सही है। डी तो इसमें इनमें से कोई नहीं है, इसका मतलब इसमें एक भी ऐसा कोई कथन नहीं है जो गलत है। उत्तर क्या होगा हमारा, डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अब ये प्रश्न है, ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न है एक्चुअल में, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। जिससे मैंने बताया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 54 में दे रखा है। और निर्वाचन जो है राष्ट्रपति का, एक प्रकार से कह सकते हैं कि निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल का मतलब ये हुआ, उस निर्वाचन मंडल के जो सदस्य होते हैं, जिनमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। किसके किसके, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित क्षेत्र। इनमें दिल्ली और पौंडीचेरी के जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य है वहां भी भाग लेते हैं। मतलब कौन भाग ले रहे हैं, केवल केवल और केवल निर्वाचित सदस्य। किसके, लोकसभा के, राज्यसभा के प्लस राज्यों की विधानसभा के प्लस दिल्ली और पौंडीचेरी के जो विधानसभा के। अब इसमें जम्मू कश्मीर की विधानसभा के उनका इसे भाग लेता है, इसके बारे में कोई स्पष्टता कोई अधिसूचना नहीं आया हमारे पास में, तो वो अभी भाग नहीं लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें विधान परिषद के सदस्य, राज्यों में विधान परिषद के जो सदस्य है वो भाग नहीं लेते हैं। इसका मतलब यहां भी हुआ कि इसमें राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य है वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। अब चूंकि लोकसभा में तो अब सभी के सभी क्या होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो एक प्रकार से जो इसमें भाग लेने वाले सदस्य कौन है, सबके सब कौन है, इलेक्टेड ही है, इसमें कोई मनोनीत भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित ये प्रावधान, ये बातें जो है अनुच्छेद 54 में लिख रखा है। और अनुच्छेद 55 में जो उसमें निर्वाचन की रीति दे रखा है। निर्वाचन की रीति किस प्रकार का है, अनुपातिक, संक्रमणीय, समानुपातिक जो है, समानुपातिक जो संक्रमणीय जो मत जो प्रणाली होता है उसके अनुसार, और एकल संक्रमणीय पद्धति है। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व है और एकल संक्रमणीय प्रतिनिधि के अनुसार में उनका मतदान होता है, मतदान गुप्त तरीके से होता है। तो ये अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति की निर्वाचन करके दे रखा है, और अनुच्छेद 55 में एक प्रकार से निर्वाचन की उनकी रीति, वो प्रोसेस दे रखा है। ये तो इसी से संबंधित है। तो संविधान के अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का उल्लेख है, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने बताया इसमें कौन कौन मेंबर होंगे, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा प्लस दिल्ली और पांडिचेरी की भी विधानसभा, दिल्ली प्लस पांडिचेरी की है। तो ये सबके जो है केवल कौन लोग,
केवल निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य, इसका मतलब इसमें कोई मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्य की विधान परिषद भी इसमें, उसके मेंबर भी इसमें कोई भाग नहीं लेते हैं। हमें ये अच्छे से ध्यान रखना है। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है ऑलरेडी इसमें ये, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल सही कथन हो गया। उसके बाद अगला कथन, निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के और राज्यों के विधानसभाओं के तथा दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। ये बिल्कुल सही है, जैसा बता रहा हूं मैं, ये बिल्कुल क्लियर कट सही बातें हैं। जैसे अनुच्छेद 54 में यही बातें लिखी हुई है कि निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के और राज्यों के विधानसभाओं के तथा दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ए भी सही है, बी भी सही है, अब सी देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति का उल्लेख है, ये भी बिल्कुल सही है। अब निर्वाचन की रीति क्या है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। अब ये थोड़ी सी समझने, थोड़ा सा टिपिकल टर्म्स है, उसको ध्यान में रखना है। मतदान जो है गुप्त होता है, कोई ऐसे खुले मतदान नहीं कर सकता। पर्ची दिखा करके जो कि मैं इसको मतदान कर रहा हूं ऐसा दिखाकर नहीं, वो रद्द हो जाएगा। ये अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में। अब उसके बाद इसी क्रम में अगर जाएंगे तो अनुच्छेद 56 में क्या दे रखा है उनका, उनकी पदावधि दे रखा है, उसी संबंधित प्रश्न आ जाएंगे इसमें। अब देखो यहाँ पर अनुच्छेद 54, अगला प्रश्न इसी में राष्ट्रपति के निर्वाचन से ही संबंधित है, इसको भी देख लेते हैं लगे हाथ हो वो। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निम्न संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से वही सही नहीं है वाला पूछ रहा है, उसमें वही 3 विकल्प देकर लास्ट में उसमें जो है इनमें से कोई नहीं दे रखा है। इसमें एक्चुअली प्रक्रिया से संबंधित है। जैसे कि पहला क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जैसे मैंने बताया कि अनुच्छेद 54 में है ये। और निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं वो भी बता चुका हूं मैं, ठीक है। अब इसके बाद साथ में मैंने क्या बताया, दूसरी स्टेटमेंट, निर्वाचन मंडल केवल निर्वाचित सदस्य, निर्वाचन मंडल में एक्चुअल में होना चाहिए था, निर्वाचन मंडल में केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है, केवल निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं ना। इसमें राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हो और वही बस बातें हैं, तो बाकी तो लोकसभा में कोई मनोनीत सदस्य होता ही नहीं है, और राज्य की विधानसभा में भी कोई मनोनीत सदस्य नहीं होता है। तो एक प्रकार से क्या हुआ, ये पहले दूसरी स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। तीसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा और गुप्त मतदान होता है। ये तीनों पद्धति को ध्यान में रखना है। ये थोड़ा टिपिकल नाम है मगर इसको याद करने पड़ेंगे। ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, और साथ में कैसा है, गुप्त मतदान है। अभी मुझे इस लेक्चर में बनाने में जो है बहुत लंबा समय नहीं देना है इसमें, मतलब ये कि लंबा हो जाएगा लेक्चर हमारा, नहीं तो समझाने के लिए तो मेरे पास में काफी सारा है इसमें ये, मगर उस बात को समझते हैं। मगर हाँ, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, यही जो है अनुच्छेद 55 में लिखा हुआ है, यही जो है अनुच्छेद 55 में लिखा हुआ। इसका मतलब इसमें तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा इसका, डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन के सदस्य, राष्ट्रपति निर्वाचन गण के सदस्य नहीं हो सकते, ठीक है, नहीं हो सकते पूछ रहे हैं। तो इसी में देख लेते हैं, दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जैसे बताया कि ये सम्मिलित होते हैं। पुडुचेरी विधानसभा सदस्य निर्वाचित, ये भी सम्मिलित होते हैं। और जम्मू कश्मीर विधानसभा के मनोनीत सदस्य ये अभी भाग नहीं, मनोनीत की बात ही नहीं है, तो ऐसी भी गलत है। तो उत्तर क्या होगा इसका, यही गलत है, मतलब यही नहीं आएगा, ये भाग नहीं लेते हैं। उत्तर क्या हो गया हमारा, ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, इसमें प्रश्न ये है कि भारत के राष्ट्रपति की पदावधि, मतलब अनुच्छेद हम 56 में पहुंच चुके हैं, ये पदावधि है, अनुच्छेद 56 की बात कह रहा हूं मैं, ये अनुच्छेद 56 की बात कह रहा हूं। भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि हर बार मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा बनाया हुआ है, कौन सा सही नहीं है, क्योंकि इस बात को भी समझ में आना चाहिए। क्योंकि हम जनरली परसेप्शन बना के चल रहे होते, प्रश्न पूछने वाला पूछ रहा है कि इसमें सही क्या है, भाई गलत भी तो पूछ सकता है हमसे, तो हमें इस बात को समझना है। ये दोनों तरह के चीजों को देखना है इसमें।
तो इसमें सही नहीं है वो क्या देखना है? देखो, राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। तो भाई बिल्कुल सही है, बच्चे बच्चे को भी पता है 5 वर्ष तक उनकी अवधि होती है, मगर कब से? पद ग्रहण की तारीख से, मतलब जिस तारीख को उनको शपथ दिलाया गया। शपथ जानते हैं, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उनको शपथ दिलाते हैं। और बीच में अगर राष्ट्रपति के पद अगर मान लो कभी वहां त्याग पत्र अगर देना हो तो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देता है। अब उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दिया तो उपराष्ट्रपति तुरंत फिर क्या करता है? लोकसभा के अध्यक्ष को बताता है, और लोकसभा के अध्यक्ष फिर उसमें इलेक्शन कमीशन तक सूचना पहुंचा देता है, प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री को सूचना पहुंचा देता है। उसके बाद फिर निर्वाचन की प्रक्रिया फिर से और शुरुआत हो जाती है। उसी की बात करें तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वह अपना उपराष्ट्रपति को वह अपना उपराष्ट्रपति को संबोधित कर पद त्याग कर सकता है। वह बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मतलब है कि उपराष्ट्रपति को वहां संबोधित करके वहां जो है रिजाइन कर सकता है। मगर इसी में थोड़ा टिपिकल इस प्रकार से भी आता है, अगर मान लो उपराष्ट्रपति ही अगर मान लो राष्ट्रपति के रूप में, एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा हो, तब फिर वो किसको इस्तीफा देंगे? तो उस समय ऐसे कहते हैं कि उपराष्ट्रपति यदि मान लो राष्ट्रपति पद के रूप में काम कर रहा है, राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कर रहा है, तो वहां जो है पहले राष्ट्रपति के रूप में खुद बैठेगा अपनी चेयर में, राष्ट्रपति की जो ऑफिस है वहां पर, ठीक है। उसके बाद पहले तो क्या करेगा, एक अपना उपराष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति के कार्यालय से जो है अपना वहां पर उपराष्ट्रपति के रूप में काम करते हुए अपना शपथ, अपना जो है इस्तीफा त्याग पत्र तैयार करेगा, उस पर साइन करेगा, और उसके बाद जाकर कहां पर रख देंगे? राष्ट्रपति की टेबल में रख देंगे, और उसके बाद फिर खुद राष्ट्रपति बनकर के उस रिजाइन को वहां स्वीकार कर लेगा। एक्चुअली में ऐसा कहते हैं कि ऐसा होता है एक प्रकार से, एक ऐसी प्रक्रिया है। इसके बाद इसके अलावा कोई दूसरी प्रक्रिया हमने नहीं कर रखा है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरी स्टेटमेंट, राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ये बिल्कुल सही बात है। ये सब अनुच्छेद 56 में ही लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को जो है संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, केवल एक ही आधार है, जैसे मैंने बताया कि संविधान को अनुच्छेद 53 के अनुसार कैसे काम करना है, इनको संविधान के अनुसार काम करने के लिए कहा गया है ना, इनको संविधान के अनुसार ही काम करने के लिए कहा गया है, और इसकी शपथ भी लेता है कि कर्तव्यों को निर्वहन करूंगा करके ये। मगर वही अगर मान लो संविधान का अतिक्रमण करना शुरू कर दे तो स्वाभाविक रूप से क्या है, उनको पद से हटाना होता है। और पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया दे रखा है संविधान में, अनुच्छेद 61 है एक, अनुच्छेद 61 में जो है ये महाभियोग, तो महाभियोग की प्रक्रिया किस तरह की होगी इसका उल्लेख कहां पर मिलता है हमें? अनुच्छेद 61 में। ये तो इस प्रकार से जो है इसमें तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या आएगा इसका? डी। उत्तर क्या होगा इसका? डी। अगला प्रश्न, ये है इसमें अगला प्रश्न। इसमें अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? फिर वही बातें कह रहा है ये, ठीक है। ये बहुत सामान्य बात है। देखो इसमें क्या है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। अभी देखो अनुच्छेद 57 में चला गया हूं मैं। अनुच्छेद 57 में क्या कहता है? अनुच्छेद 57 57 में जो है राष्ट्रपति का जो है पुनर्निर्वाचन वाला, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित का मतलब क्या हुआ? पुनर्निर्वाचन से संबंधित का मतलब क्या हुआ कि कोई एक बार राष्ट्रपति बना हुआ है तो अब दोबारा अगर मान लो राष्ट्रपति वहां बनना चाहता है तो बन सकता है। कि यहाँ पर मना ही नहीं है एक्चुअल में, कि वो तो जब तक जितने बार भी वहां जो है चुनाव जीते राष्ट्रपति का, जितने बार भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में वो भाग ले और वहां जीते उनको, तो उतने बार वहां राष्ट्रपति बन सकते हैं। मतलब असंख्य भी कर सकते हैं, हालांकि असंख्य तो संभव नहीं है क्योंकि एक कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। तो स्वाभाविक है वो जितने बार भी वहां निर्वाचन में अगर उनको जीत मिल रही है उतने बार वहां जो है राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 57 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए जो है वह पात्र होते हैं। किस में लिखा है? अनुच्छेद 57 में। तो ये पहली बात है तो बिल्कुल सही है, हमें गलत देखना है यहाँ पर। उसके बाद अगला है, भारत का कोई नागरिक जो 35 वर्ष, ये देखो ये जो बातें लिखी हुई है अब पहुंच गए हम अनुच्छेद 58 में। आर्टिकल 58 में क्या है? उनकी योग्यता से संबंधित बातें हैं ये। आर्टिकल 58 में क्या है?
उसकी योग्यता से संबंधित बात है। देखो हर एक अनुच्छेद को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन है, और 58 में क्या है, उनकी योग्यता से संबंधित है। अब इसमें योग्यता से संबंधित जो बातें जानते हैं, इसमें क्या क्या लिखा है उसको देख लेते हैं पहले सीधे तौर पे। तो भारत का कोई नागरिक जो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्य हो, वहां राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। ये एक्चुअल में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बात कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि अनुच्छेद अनुच्छेद 58 में जो है, इसमें राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बात करता है। और योग्यता में क्या होता है, उसमें योग्यता में क्या होता है भाई, एक तो क्या होता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, पहली बात। दूसरी बात क्या है, 35 वर्ष की आयु जो है वो पूरा होना चाहिए उनका। तीसरी बात क्या है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। ये बातें हैं। यहां राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य की बातें नहीं है। अच्छा, इसे देखना क्या है हमें, कथन सही नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया ऐसा लग रहा है मुझे, फिर भी देख लेते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर गलत है। ये बी ऑप्शन गलत है इसमें, ये क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले तो ठीक पुनर्निर्माण की पात्रता रखता है, वो बात तो बिल्कुल सही है। अब अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसमें प्रश्न लग रहा है कि सही है, प्रश्न आना चाहिए था ऐसा लग रहा है ये। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं कि भारत का कोई नागरिक, अब बी ऑप्शन तो इसमें क्या हो चुका है, गलत ऑप्शन है, और ए वाला क्या है इसमें अभी सही है। उसके बाद अगला प्रश्न सी, राष्ट्रपति संसद या किसी राज्य की विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि ऐसा ही है, राष्ट्रपति जो है संसद का कोई मेंबर नहीं होता है, ना ही लोक, ना तो संसद का मतलब किसका, राज्यसभा का, और लोकसभा का कोई मेंबर नहीं होता है। इसके बाद राज्यों की विधानसभा का भी मेंबर नहीं होता है, और साथ में जो विधान परिषद, किसी के मेंबर नहीं हो सकता है, किसी के मेंबर नहीं हो सकता। इस प्रकार से थोड़ा पहले इनको मैं हटा देता हूं अभी मैं, कि हो सकता है कि क्वेश्चन हमारा सही है इसमें। अब इसमें अगला प्रश्न, अगला स्टेटमेंट क्या है, इसका मतलब ये कि ये बिल्कुल सही बात है ये। फिर उसके बाद अन्य डी का है, इसमें राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता। ये बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये है कि कौन सा सही नहीं है इसमें, तो केवल बी ही ऑप्शन है जो सही नहीं है। और ये गलत क्यों हो गया है, देखो नागरिक की योग्यता, बेसिक क्या योग्यता चाहिए होता है, एक तो 35 वर्ष की आयु पूरा करना हो, ये बात तो बिल्कुल सही है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। मगर जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की बात नहीं, एक्चुअल में किसकी बात होनी चाहिए, यहाँ पर लोकसभा होना चाहिए था, तब ही जाकर सही होता। तो सही में एक्चुअल में क्या है कि लोकसभा के जो है सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए क्या है, वो राज्यसभा का है। इसको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति के लिए किसके लिए योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा का बनने की योग्यता होना चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए क्या है, राज्यसभा के संदर्भ में है वो। तो उम्र कितना, 35 वर्ष, दोनों की लगभग समान बात है, बस डिफरेंस किसका है उसमें, वो लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के सदस्य बनने योग्य राष्ट्रपति, और जबकि राज्यसभा का कौन, उपराष्ट्रपति। इस तरह ध्यान में रखना है। तो उत्तर क्या होगा हमारा, बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है इसमें। अब इसमें राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता आवश्यक नहीं है। ये भी उसी से संबंधित अनुच्छेद 58 में ही, जैसे बताया मैंने, उसमें योग्यता दे रखा है, किसमें, अनुच्छेद 58 में दे रखा है योग्यता के बारे में, राष्ट्रपति के, इसमें योग्यता दे रखा है राष्ट्रपति के लिए, उसी को बोलते हैं अर्हता, क्वालिफिकेशन, उनको जो है क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है उनकी ये। तो तीन बातें, तो चार बातें, तीन स्टेटमेंट दे रखे, एक तो लास्ट में इनमें से कोई नहीं है। तो अब इसमें देखना है पहले क्या है, भारत के नागरिक होना, भाई ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, ये बिल्कुल सही बात है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए ये बुनियादी आवश्यकता, मतलब बेसिक मापदंड है मान के चलो। अगर इसकी पूर्ति कोई भी व्यक्ति, भारत का नागरिक अगर मान लो कर रहा है, तो वहां राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। अब ये अलग बात है, इसका मतलब ये नहीं कि बस जाके बस नामांकन भर देंगे, अब उसमें मैं भी भर दूंगा, आप भी कर देंगे, अच्छा वैकेंसी है, बड़ा सैलरी मिलता है, इस प्रकार से तो ऐसा भी नहीं है। उसमें प्रस्तावकों की आवश्यकता पड़ती है, में उनको कोई समर्थन करने वाला भी होना चाहिए, 50 भी और 50 भी, तो फिर वो थोड़ा सा बड़ा कठिन मामला पड़ जाता है वहां पर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें क्या है, इसमें से एक भी ऐसा कथन नहीं है जिसमें गलत है, मतलब सभी सही है। अर्हता आवश्यक नहीं है ऐसा एक भी नहीं है। तो उत्तर क्या होगा इसमें, डी, सबकी आवश्यकता है। अगला प्रश्न,
ये राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। आर्टिकल इसमें आर्टिकल 59 है राष्ट्रपति के जो है उनके शपथ से संबंधित। 59 नहीं, 59 60 है, आर्टिकल 60 में। अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन उसके शपथ से संबंधित है। और 61 में जैसे जानते हैं कि महाभियोग के बारे में है। तो 57 में उसमें पुनर्निर्वाचन वाला है। 58 में जो है वो इसका वो क्या बोलते हैं योग्यता के बारे में है। और इस प्रकार 60 में क्या है इनका उनकी शपथ है। ये तो भारत के तो शपथ के बारे में, तो इसमें शपथ के बारे में किसमें दे रखा है, जैसे मैंने बताया कि अनुच्छेद 60 में क्या दे रखा है, शपथ है राष्ट्रपति की। शपथ या प्रतिज्ञान करना ये कहते हैं शपथ। अब देखो यहां पर दे रखा है कि भारत के प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, पद धारण करने से पहले निम्नलिखित में से क्या शपथ लेता, क्या शपथ क्या शपथ क्या शपथ लेता है और प्रतिज्ञान करता है। मतलब शपथ लेने की बात करते, किस बात की शपथ लेता है कि ये पूछ रहा है। ये सीधे तौर पे अनुच्छेद 60 के जो स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 60 में जो प्रावधान है, एग्जैक्टली उस टर्म्स को मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है। अब इसमें 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और लास्ट में तो उपयुक्त सभी करके है। तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करने का। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई राष्ट्रपति के जो पद के जो कर्तव्य है उनका वह अनुपालन करेगा। राष्ट्रपति पद धारण कर रहे हैं तो उनकी कर्तव्य को तो अनुपालन करना पड़ेगा ना, वो इसकी शपथ लेता है। तो यहाँ बिल्कुल सही है, पूरी योग्यता से, जितनी उनकी क्षमता उनके बेसिस पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने का। ये बिल्कुल सही बातें कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही बातें कह रहे हैं। एक प्रकार से इसीलिए कहते हैं कि संविधान का जो है परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने वाला वो कौन होता है, भारत के राष्ट्रपति। और यही जिनको संरक्षण का अधिकार दिया गया, संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है संविधान का, अगर संविधान का अतिक्रमण करे तब पद से हटाने का प्रक्रिया कौन सा, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग का। तो इस प्रकार से क्या है, तो यहां भी बिल्कुल सही है। उसके बाद सी, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर बने रहना। राष्ट्रपति एक्चुअल में जो है यही तीनों चीजों की शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति तीनों चीजों की शपथ लेते हैं। जब वो शपथ करवाते हैं उनको, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में कोई भी अन्य न्यायाधीश वरिष्ठतम जो है, तो वो इसी बात की शपथ लेता है। अनुच्छेद 60 में यही बातें लिखा है, उपयुक्त सभी। उत्तर क्या होगा हमारा, डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद पूछ रहा है। जैसे मैंने बताया कि अनुच्छेद 57 में क्या है, इसमें पुनर्निर्वाचन से संबंधित है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होते हैं, इस बात से संबंधित है, इनकी पात्रता दे रखा है। और अनुच्छेद 60 में क्या दे रखा है, इसी में शपथ दे रखा है। उत्तर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, शपथ से संबंधित है, तो उसी से क्या है उत्तर बी आएगा इसमें, तो बहुत सामान्य है। अनुच्छेद 61 में क्या है, इसमें जो है महाभियोग की प्रक्रिया दे रखा है, इसमें महाभियोग की प्रक्रिया दे रखा है। और अनुच्छेद 72 तो जानते, इसमें क्या है, क्षमादान है, इसमें क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति की। ये तो एक प्रकार से समझो कि अनुच्छेद को भी थोड़ा ध्यान रख लेना है। अनुच्छेद 52 ने बताया मैंने कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगा, इसके बारे में कह रखा है। 54 में राष्ट्रपति निर्वाचन दे रखा है। 55 में राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति दे रखा है। और इस तरह से बताया मैंने। 57 फिर क्या है, इसमें आगे पुनर्निर्वाचन की पात्रता दे रखा है। 58 में क्या है, उसमें उसमें वो पद की अवधि दे रखा है। और उसके बाद में 59 में क्या है, उनकी शर्तें के बाद दे रखा है। 60 में क्या है, शपथ है। 61 में महाभियोग वाला है। और 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। तो उत्तर क्या होगा हमारा, शपथ पूछा हुआ है तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, बी। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जा सकता है। आधार एक ही है जो कई बार बता चुका हूं मैं। एक तो जो है अनुच्छेद 58 में जो है, जो वहां पर उनके जहां उनकी पदावधि कही गई है, उसी में इनका उल्लेख है कि वहां संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, संविधान के अतिक्रमण संविधान के अतिक्रमण का मतलब क्या है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनको संविधान के अनुसार काम करना था ना, इनको संविधान के अनुसार काम करना है। किसके अनुच्छेद में, अनुच्छेद 53 में यही कहा गया है,
संविधान के अनुसार काम करने का उसने और प्रॉमिस किस बात का किया है कि संविधान का और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेगा, मगर वही एक्चुअल में क्या कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है। तो इसके आधार पर इनको पद से हटाया जा सकता है। साबित कदाचार नहीं है, ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वगैरह के लिए होता है, न्यायालय की अवमानना भी नहीं है। ठीक है, अब इसमें ए और सी तो बात ही नहीं है केवल क्या, संविधान का अतिक्रमण। एक ही आधार है, इस आधार पर जो प्रक्रिया दे रखे हैं, अब प्रक्रिया में किसमें दिया है, अनुच्छेद 61 में प्रक्रिया दे रखा है। अब अनुच्छेद 61 में क्या प्रक्रिया दे रखा है, महाअभियोग की प्रक्रिया, उसको बोलते हैं महाअभियोग, इम्पीचमेंट कहते हैं। तो आर्टिकल 61 में क्या है, इम्पीचमेंट है, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रक्रिया, जिनको क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट, महाअभियोग। महाअभियोग प्रस्ताव जैसी पारित होता है उसी तारीख से राष्ट्रपति पद जो है रिक्त हो जाता है तत्काल, अलग से कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होती। तो उत्तर क्या होगा इसका, सी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। जैसे बता चुका हूं मैं कि अनुच्छेद 57 में इसमें क्या है, इसमें राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन से संबंधित है, ये पुनर्निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 60 में क्या दे रखा है, इसमें शपथ दे रखा है, शपथ प्रतिज्ञान वाला है। 61 में क्या दे रखा है, महाभियोग, महाभियोग मतलब पद से हटाने से संबंधित। तो ये उत्तर क्या होगा हमारा, सी। ये थोड़ा टिपिकल थोड़ा प्रश्न है एक्चुअल में। आगे जब प्रश्न इसमें और लूंगा तो उसमें थोड़ा मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है अभी ये। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न इसमें, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है महाभियोग का, उसके मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। एक तो सबसे पहले क्या होता है, जब संविधान के अतिक्रमण के बेसिस पर, ठीक है, जब उन पर किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाना होता है, तो एक तो सबसे पहले उनको 14 दिन पहले जो है उनको सूचना देना होता है कि भैया आपको पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया हम शुरू करने जा रहे हैं। कितने दिन पहले की बात कर रहा हूँ, 14 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। 14 दिन मतलब क्या हुआ, 2 सप्ताह पहले उनको सूचना देना होता है। मगर इनके साथ साथ जो है कम से कम महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा, किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। मगर उसके लिए कम से कम उस सदन का 1/4 सदस्य जो है पहले से उनको प्रस्ताव दे, उसमें सहमत हो कि हाँ हम महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं। ठीक है, अब प्रस्तुत कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/4 सदस्य उससे सहमत होकर उसने अपना समर्थन दिया और महाभियोग का प्रस्ताव चलो किसी भी सदन ने प्रस्तुत कर दिया। अब किसी भी सदन ने प्रस्तुत कर दिया, इसका मतलब अब वो सदन जिनके पास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है वो एक्चुअल में आरोप लगाएगा। क्या आरोप लगाएगा, क्या आरोप लगाएगा कि संबंधित जो राष्ट्रपति है उसने संविधान का उल्लंघन किया है, और उसके बेसिस पर वह एक संकल्प पारित कर देगा, एक प्रस्ताव पारित कर देगा। तो प्रस्ताव जो पारित होने के लिए, प्रस्ताव भी तो एक बहुमत से पारित होना चाहिए ना, तो प्रस्ताव भी तो पारित होना चाहिए सदन में, किसी भी सदन में हो, चाहे लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा में हो। तो प्रस्ताव जो है कुल सदस्यों के, सदन के कुल सदस्यों के जो है 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तब जाकर वो पहले सदन से पारित हुआ। अब अगला सदन क्या करेगा, उसकी जांच करेगा कि वो सही बातें हैं कि नहीं। हालांकि राष्ट्रपति को खुद स्वयं आकर अपनी पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है, साथ में यहां भी अगर वो खुद नहीं आना चाहे तो अपना कोई प्रतिनिधि भेज सकता है। और उसके बाद यदि जांच में सही पाया गया, इसके बाद यदि जांच में सही पाया गया तो फिर, और वो संकल्प सिर्फ वैसी पारित अगर मान लो हो गया कि कुल सदस्यों के जो है 2/3 बहुमत से, तो फिर जैसी संकल्प पारित होता है उसी तारीख से राष्ट्रपति के पद जो है रिक्त हो जाता है। ये पूरी महाभियोग की प्रक्रिया इस प्रकार से है जो अनुच्छेद 61 में दे रखा है, उसी की बात है ये। देखो, राष्ट्रपति, अब इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो राष्ट्रपति माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति को उनको पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। जैसे मैंने बताया अनुच्छेद 61 में दे रखा है यहाँ महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला स्टेटमेंट इसे में, इसमें क्या है, इसमें संसद का कोई भी एक सदन राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगाता है और दूसरा सदन उसकी जांच करता है। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है।
देखो प्रश्न इस प्रकार से बहुत लॉजिकली जो है ये सीधे जो है अनुच्छेद 61 का सेंटेंस है पूरा पूरा ये। तो ये दूसरा भी सही है, सी ऑप्शन। संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से संकल्प पारित होने पर, कुल सदस्य संख्या के कम से कम कैसे 2/3 बहुमत से संकल्प पारित होने पर राष्ट्रपति को पद से अनिवार्यता हटना होता है। बिल्कुल सही बात कह रहा है, तोलाने बात कह रहे कह सकते हैं ये। तो इस प्रकार से इसमें तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो देखो बहुत सटीक बात इसमें लिखी हुई है, ये सीधे मैंने अनुच्छेद को जो है जो संविधान का जो बेयर एक्ट है हमारा, मैं उसके आर्टिकल्स को यूज करके ही मैंने सीधे क्वेश्चन बनाया हुआ है। और एक्चुअल में इस तरह के प्रश्न आने की पीएससी में संभावना बनती है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ये। तो ये तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका। अब ये सब कुछ ठीक है तो उसमें बचा क्या है, डी, इनमें से कोई भी नहीं, मतलब इसमें से कोई भी एक भी नहीं है जो गलत हो। वो अगला प्रश्न, ये अनुच्छेद 32 से संबंधित है, सॉरी अनुच्छेद 72 से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के बारे में उल्लेख किया था। किसमें, अनुच्छेद 72 में, ये 72 में। ये अब इसमें उल्लेख है जिसको राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति, ये उनकी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति कहते हैं इस प्रकार से। तो संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, बिल्कुल सही बात कह रहा है ये। ठीक है, तो एक प्रकार से क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख कहां पर है, अनुच्छेद 72 में किया गया है। उसके बाद बी ऑप्शन, राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने की शक्ति है। ये बिल्कुल सही बातें हैं, ये अनुच्छेद 72 में लिखा हुआ है कि हाँ ऐसा वो कर सकता है। केंद्रीय कानून के अंतर्गत कोई अपराध किया है उस मामले में भी कर सकता है। साथ में वहां जो है जो सेना न्यायालय ने अगर मान लो कोई दंड दिया है, जो जो आर्मी जो है, जो कोर्ट होता है, मिलिट्री कोर्ट जो होता है, उसने अगर कोर्ट मार्शल किया है जैसे कहते हैं, तो उसने अगर दंड दिया है तो उनको भी वहां क्षमा कर सकता है। और यदि मान लो जो है कोई राज्य के राज्यपाल से संबंधित या फिर राज्यों के कानून से संबंधित कोई विषय से संबंधित है, उसमें मृत्यु दंड अगर दिया हुआ है तो राष्ट्रपति उनको भी जो है क्षमा कर सकता है। ये मतलब उनको एक प्रकार से पूरी तरह से क्षमा कर सकता है। हालांकि उसमें और भी बहुत सारे हैं, क्षमा है, प्रतिहार परिहार है, और लघुकरण भी है, और बहुत सारी चीजें हैं। मतलब एक प्रकार से मोटी माटे कह सकते हैं उनको क्षमा कर सकते हैं। मगर साथ में सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ एक सिद्धांत दे रखा है, सिद्धांत इस प्रकार से भाई कि राष्ट्रपति के सामने जाकर के कोई स्वयं जिनको क्षमा मांग रहा है वो स्वयं जाके वहां पर नहीं गिड़गिड़ाएगा। मतलब वहां पर मौखिक रूप से जो हम अपनी पैरवी नहीं कर सकते, मौखिक रूप से जाकर कोई इसमें क्षमा मांगेंगे ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तो एक प्रकार से क्या है, तो ये दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसका सी, उन सभी मामलों में भी प्राप्त है जिसमें दंड सेना न्यायालय ने दिया है। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो एक प्रकार से उत्तर क्या होगा हमारा, इनमें से सभी कथन सही है, उत्तर क्या होगा हमारा, डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की शक्ति पर निम्नलिखित में से कौन सा बंधन है। देखो राष्ट्रपति की शक्ति पर जो है, राष्ट्रपति शक्ति मतलब क्या हुआ, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। एक प्रकार से कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में। तो राष्ट्रपति एक प्रकार से, तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति मतलब किसकी, जो मंत्रिपरिषद की शक्ति है। एक प्रकार से देखा जाए तो किसकी शक्ति है, वो राष्ट्रपति की शक्ति हुआ ना, एक प्रकार से देखा जाए तो। क्यों, क्योंकि अनुच्छेद 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वहां राष्ट्रपति में निहित होगा, और वहां उसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अनुच्छेद 53 में यही बात कही गई है, अब उसी से संबंधित है। तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति किसके अनुसार काम करना है, संविधान के अनुसार। तो राष्ट्रपति किससे बंधे हुए हैं, संविधान से बंधे हुए। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 53 में। इसी संबंधित प्रश्न है, राष्ट्रपति की शक्ति पर निम्नलिखित में से कौन सा बंधन है। इसमें कोई विधिक बंधन नहीं है, कोई न्यायिक बंधन नहीं है, इसमें क्या है, संवैधानिक बंधन है। लिखा क्या है, संविधान के अनुसार, इनको संविधान के अनुसार काम करना है। अगर संविधान अनुसार काम नहीं किया, अतिक्रमण किया संविधान का, तो पद से हटाने के लिए क्या है, अनुच्छेद 61, मतलब कौन सा, महाभियोग का। देखो संविधान को समझने का ये तरीका है,
क्योंकि संविधान को इसी तरीके से सोचा जाता है, ये संविधान को इसी तरह से लिखा गया है, पूरी स्ट्रक्चर है हमारे पास में। तो उत्तर क्या होगा हमारे इसमें? सी। अगला प्रश्न, यहां भी जो है क्षमादान से संबंधित है, और इसमें जो है बताया मैंने कौन सा, इसमें अनुच्छेद 72 है, राष्ट्रपति के जो है क्षमादान से संबंधित। इसमें प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा से असत्य है? मतलब गलत क्या है, हमें ये देखना है गलत क्या है। अब गलत क्या है देख लेते हैं। यहां पर व्यक्ति को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। एक सिद्धांतिक रूप से बेसिक बातें हैं कि कोई जाकर वहां पर, अगर मान लो हो सकता है कोई अगर मौखिक रूप से अगर कहे तो राष्ट्रपति जो है भावुक होकर उनको रोना गाना कर दे, तो फिर वह उनको माफ कर दे। तो इसीलिए उनको मौखिक रूप से उपस्थित होकर के जो है ऐसा नहीं करना होता है। क्षमा क्षमा की प्रार्थी जो है, क्षमा की प्रार्थना ऐसा नहीं करना होता है। एक्चुअली उनको जो है फॉर्मल एक तरीका है उसके अंतर्गत होता है ये। उसके बाद बी स्टेटमेंट क्या है? शक्ति का प्रयोग केंद्रीय सरकार की सलाह पर करते हैं। स्वाभाविक है, जैसे बताया मैंने कि अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगा? मंत्रिपरिषद होगा, जिसके प्रधानमंत्री उसके मुखिया होते हैं, उसके सलाह के अनुसार ही काम करेगा। राष्ट्रपति करना उनकी क्या है? बाध्यता ही, अपने विवेक का प्रयोग यहाँ पर नहीं कर सकता। सी ऑप्शन, राष्ट्रपति के निर्णय का न्यायिक समीक्षा सीमित है, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। समानता ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति ने क्षमा किया है तो उसको समानता ये माना जाता है कि वह न्यायिक समीक्षा से बाहर है। मगर हाँ, यदि बिल्कुल अतार्किक और अस्वाभाविक अगर मान लो कोई निर्णय दिया गया हो, क्षमा किया गया हो, तो उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि इसमें राष्ट्रपति के निर्णय की न्यायिक समीक्षा क्या है? सीमित है। ऐसे ये बातें बिल्कुल सही है। मतलब हाँ, अगर बिल्कुल अविवेक तरीके से अगर निर्णय लिया है, क्षमा कर दिया गया, तो उसमें तो फिर समीक्षा होगी ही होगी, मगर सीमित है ये कह रहे हैं। तो उत्तर क्या होगा हमारा? डी। ये हो गया 160 प्रश्न। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? जैसे बता चुका हूं, संविधान के अनुच्छेद 74 में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए, तो राष्ट्रपति की उनकी सहायता और साथ में उनका सलाह दोनों देने का काम इसमें कौन करता है? तो उसमें मंत्रिपरिषद होता है। एक मंत्रिपरिषद होता है और एक मंत्रिपरिषद ही जो है उनको सलाह देता है, और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार क्या है वहां काम करता है ये। तो एक प्रकार से क्या हुआ कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या है, सलाह देने का कार्य कौन करता है इसमें? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद मतलब कौन सा हुआ? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मुख्य कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो एक प्रकार से राष्ट्रपति जो है सीधे तौर पे अगर कहा जाए तो वहां जो है मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही काम करता है। ये अनुच्छेद 74 में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। अनुच्छेद 74 में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के अनुसार सलाह के अनुसार में काम करेगा। इसके बारे में तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? बी। यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा की उसके सलाह के अनुसार काम करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति निजी सचिव भी ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैबिनेट सचिव ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं है। उत्तर क्या होगा हमारा इसमें? बी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को प्रशासन और विधान संबंधी मंत्रिपरिषद के निर्णय से कौन सूचित करता है? मतलब ये एक्चुअली सीधा एक प्रकार से जो है ये अनुच्छेद 78 की बात कह रहा है। अनुच्छेद 78 में जो एक प्रकार से बहुत स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि विधि संबंधी कोई भी अगर बातें अगर हो रही है मंत्रिपरिषद के पास में, तो स्वाभाविक है मंत्रिपरिषद के मुखिया ठीक है, संवैधानिक उसमें वास्तविक रूप में कौन है? प्रधानमंत्री है। मगर एक्चुअल में संवैधानिक मुखिया कार्यपालिका कौन है? वो तो राष्ट्रपति है ना। तो स्वाभाविक है राष्ट्रपति को जो है उनकी सरकार मतलब मंत्रिपरिषद किस प्रकार से काम कर रहा है, कौन सा विधि बनाने वाला है, उसकी जानकारी तो होनी चाहिए ना। तो संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान कर रखा है कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को हर एक विधि संबंधित जो बातें हैं उनका वहां सूचना देगा। ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तो इसीलिए अनुच्छेद 78 में एक प्रकार से प्रधानमंत्री का कर्तव्य के रूप में रखा है कि वह राष्ट्रपति को विधि संबंधी मामलों की जानकारी दे, या तो स्वयं भी दे सकता है जाकर के, और कभी कभी राष्ट्रपति भी उनको बुला सकता है कि वह किसी पर्टिकुलर चीजों की जानकारी चाह रहा है इस बेसिस पर। तो ये सब बातें किसमें लिखा है? अनुच्छेद 78 में लिखा है। तो अब यहाँ पर कौन देगा? जैसे मैंने बताया कि अनुच्छेद 78 में क्या लिखा है?
भारत के प्रधानमंत्री। इसमें ना तो भारत के मुख्य सचिव, ना तो राष्ट्रपति के निजी सचिव, और ना ही भारत के कैबिनेट सचिव। तो इसको ध्यान में रखना है। उत्तर क्या होगा हमारा? बी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न। राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद और उसके प्रावधान सुमेलित नहीं है? तीन अनुच्छेद यहां पर दे रखा है और ये बहुत आसान है। देखो, अनुच्छेद 52 में तो बताया मैंने कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में है। अनुच्छेद 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का राष्ट्रपति में निहित होना। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है, और उसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं कर सकता है या फिर अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। किसमें लिखा है? अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से क्या हुआ? उत्तर क्या? तो ये तो बिल्कुल सही बात लिखा है ये। अनुच्छेद 54 में, तो अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन लिखा हुआ है। उसमें क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन किससे? एक निर्वाचन मंडल से होगा। और निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होंगे? लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, प्लस राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, प्लस दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। मगर यहां पर क्या दे रखा है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। यहां पर जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन नहीं है। 54 में एग्जैक्टली जो है इसमें क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन है। और ये निर्वाचन की रीति एक्चुअल में किसमें है? अनुच्छेद 55 में है। लॉजिकली ऐसा समझना है चीजों को। वो 54 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन है। इसमें निर्वाचक मंडल वाला प्रावधान है। इसमें निर्वाचक मंडल वाला है। तो सदस्य कौन कौन होंगे इसकी बात करता है। किसमें? 54 में। जबकि 55 में क्या है? निर्वाचन की रीति है। तो ये कुछ लॉजिकल क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं ट्विस्ट करके। अब उसमें थोड़ा सा अगर मिस्टेक कर गए जल्दबाजी में, उसको निर्वाचन, राष्ट्रपति निर्वाचन दे रखे वहीं तक पढ़ लिए और निर्वाचन की रीति को नहीं समझे और सीरियसली अनुच्छेद 55 को नहीं जानते हैं, तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये क्या है? एक्चुअल में ये गलत है। यही गलत है ना। कौन सा सही सुमेलित नहीं? तो यही सही सुमेलित नहीं है। आगे 61 में जानते हैं इसमें राष्ट्रपति के पद से हटाने की प्रक्रिया दे रखा है, मतलब कौन सा? महाभियोग का। ये तो बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या आएगा हमारा? बी। उसके बाद अगला प्रश्न। अगला प्रश्न। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? देखो, ये जो अध्यादेश एक प्रकार से जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये संविधान के अनुच्छेद 123 में है। संविधान के अनुच्छेद 123 में है। जब कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिस समय जो है संसद के सदन, दोनों में से कोई भी सदन नहीं चल रहा है, संसद का उस समय ऐसा, उनको ऐसा समझा जाए। संविधान के अनुच्छेद 123 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को जब ऐसा अनुभव होता है, ऐसा लगता है कि हाँ कुछ कार्य उनको तुरंत ही करना है, ठीक है, तो उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय संसद के दोनों सदनों का सदन चल रहा है, उस समय को छोड़ करके। संसद के दोनों सदनों का सत्र समय, संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा है उस समय को छोड़ करके। जैसे कि अभी लोकसभा का भी सत्र चल रहा है और राज्यसभा का सत्र चल रहा है, तो केवल इसी समय तक, बस जिस समय तक संसद का सत्र चल रहा है दोनों सदनों का, इस समय बस केवल इसी समय वहां जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। जब सत्र चल रहा है केवल उस समय को छोड़ करके, इसके अलावा कोई भी और समय, अगर केवल एक सत्र, एक सदन का एक सदन का केवल एक ही सदन का सत्र चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा है, तो भी किया जा सकता है, ठीक है। मतलब लोकसभा का चल रहा है और राज्यसभा का नहीं चल रहा है तो भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। राज्यसभा का चल रहा है और लोकसभा का नहीं चल रहा है तो भी जारी किया जा सकता है। मतलब किस समय जारी नहीं कर सकते? जिस समय दोनों सदनों का सत्र चल रहा है उस समय को छोड़कर किसी भी समय जारी कर सकते हैं। और कब, किन परिस्थितियों में? जब राष्ट्रपति को यह लगे कि तत्काल या तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ऐसे कंडीशन में। तो इसके लिए प्रावधान कहां पर है? अनुच्छेद 123 में है। कहते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। और जानते हैं अनुच्छेद 200 में तो क्या है? इसमें राज्यपाल राज्य की विधानसभा से पारित विधेयक है, उस विधेयक को जो है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। ये किसमें है? अनुच्छेद 200 में। ये बहुत सुर्खियों में रहा है अनुच्छेद, इनको जरूर देख लेंगे। और अनुच्छेद 356 तो जानते हैं, इसमें राष्ट्रपति शासन है,
किसी राज्य में, जैसे कि भी जैसे कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 360 में, अनुच्छेद 360 में क्या है, इसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में है। तो एक प्रकार से जो है ये तो होगा राष्ट्रपति से संबंधित। अब इसी से संबंधित उत्तर क्या आ जाएगा हमारा इसमें, ए आ गया है। उसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक निम्नलिखित में से किसके द्वारा आहूत किया जाता है। देखो संविधान में जो है एक सामान्य प्रक्रिया तो एक ही है कि कोई बैठक और होता है, जैसे कि संविधान में उल्लेख है स्पष्ट रूप से कि जब सदन संसद का सत्र चलता है सामान्य भी, जैसे कि अभी संसद का सत्र चल रहा है, ठीक है, तो उसको आहूत किसने किया, आहूत करने मतलब बैठक बुलाना, बैठक बुलाना, ठीक है। जैसे कि लोकसभा का और राज्यसभा का बैठक चल रहा है तो उनको बुलाया किसने है, भाई संसद का नेतृत्व तो कौन कर रहा है, राष्ट्रपति नेतृत्व तो कर रहा है ना। तो सभा की अधिसूचना, अधिसूचना कौन जारी करेगा, राष्ट्रपति जो जारी करेगा ना, उनको आहूत कौन करेगा, वही आहूत करेगा। साथ में जो है कब समाप्त होने तो उसकी भी अधिसूचना कौन जारी करेगा, वही सब वही जारी करेगा। सत्रावसान भी कौन, इस सत्र का जो सत्र चल रहा है उसको समाप्त तो कौन करेगा, उनकी अधिसूचना कौन जारी करेगा, राष्ट्रपति जारी करेगा। इस प्रकार से तो एग्जैक्टली किसकी बात, क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति जो है संसद का नेतृत्व करता है इसलिए। तो यहां पर क्या है, किसके द्वारा आहूत किया जाएगा, तो राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, लोकसभा स्पीकर के द्वारा नहीं, किनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। उत्तर क्या होगा, डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में अध्यादेश प्रभावित करता है। ये जैसे बताया अनुच्छेद 123 में है, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति जिनको कहते हैं ये, ठीक है, किस परिस्थिति में डाल दिया करता है, किस परिस्थितियों में, किस परिस्थिति में, कब जारी, अगर प्रश्न पूछे तो कब जारी करता है, कब, तो कब का मतलब क्या है, जब दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो उस समय को छोड़ करके, केवल इस समय को छोड़ करके, इनको छोड़ करके जो है किसी भी अन्य समय में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। मगर परिस्थिति क्या होनी चाहिए, आपात की परिस्थितियों में जारी नहीं कर सकते अध्यादेश, इसके बारे में बात ही नहीं हुई है। आपातकाल में अध्यादेश तो ऐसी भी कॉमन बात है, कब, किन परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, किन परिस्थिति में, तो संविधान में अनुच्छेद 123 में जो है स्पष्ट लिखा हुआ है कि तुरंत कार्रवाई की परिस्थिति, एक ऐसी परिस्थिति बन चुकी है कि तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है, इन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, इन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 123 में जो है किन परिस्थितियों का उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद बी क्या है, तुरंत कार्रवाई की परिस्थिति, यह अनुच्छेद 123 में ऐसा ही लिखा हुआ है। तो उत्तर क्या होगा, बी। अगला प्रश्न, और ये लास्ट प्रश्न है एक्चुअल में इसमें, ये कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। देखो ये बहुत बहुत सुर्खियों में रहा है। ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के एक प्रकार से जो है सलाह मांगने का अधिकार है। एक प्रकार से उनकी शक्ति तो नहीं कह सकते, ये राष्ट्रपति का अधिकार है कि वहां उच्चतम न्यायालय से किसी पर्टिकुलर संवैधानिक मुद्दों पर वह अपनी राय मांग सकता है। राष्ट्रपति ऐसा मांगने के लिए तो ठीक है बाध्य नहीं है, मगर यदि उच्चतम न्यायालय के अगर मान लो राय मांग लिया गया, उनकी सलाह मांग लिया गया, तो वहां राय दे, सलाह दे, इसकी कोई बाध्यता भी नहीं है। और मान लो उसने सलाह दे भी दिया तो राष्ट्रपति को जो है उनकी मानने की कोई बाध्यता नहीं होती है। तो ये सब बातें जो है संविधान के अनुच्छेद 143 में लिखा हुआ है, बहुत स्पष्ट शब्द लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से जो है सलाह ले सकते हैं। इनको राष्ट्रपति की जो है एक प्रकार से इनको उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता कहते हैं उच्चतम न्यायालय की। और इस तरफ राष्ट्रपति के लिए क्या कहेंगे कि राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 143 143, उत्तर क्या होगा हमारा, अनुच्छेद 143। इस तरह से तो ये जो हुआ राष्ट्रपति से संबंधित जो बिल्कुल वन
लाइनर टाइप के जो प्रश्न है ये। मगर हाँ, इसमें आगे चल करके जो है, इसमें अगला जो लेक्चर होगा हमारा, इसमें तो आगे उसमें उपराष्ट्रपति से संबंधित भी प्रश्न में लिख रखा है इसमें। मगर इसके साथ साथ मुझे यहाँ भी ध्यान रखना है, साथ में हमें यहाँ भी करना है इसमें कि जो अनुच्छेद को भी याद करते चले जाना है। तो जैसे मैंने आज अनुच्छेद 52 से लेकर मैंने इसमें और राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद बताया मैंने, उसको ध्यान रखेंगे। फिर अगला लेक्चर जब कवर करेंगे तो उसमें फिर से रिवीजन कर लेंगे, और उसके बाद फिर जो है उपराष्ट्रपति वाला सेगमेंट आएगा, तो ये थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन दिया मैंने। उसके बाद थोड़ा सा मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन भी लेंगे, तो थोड़ा सा जो है इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। मगर हाँ, हमें चीजों को करते चले जाना है, क्योंकि करते रहने से ही चीजें समझ में आएंगी, और एग्जाम जो है इसी प्रोसेस में ही निकलता है। लगातार हमें प्रयास करना है और प्रयास करते ही रहना है। तो ये तो हुआ आज का लेक्चर। और इस लेक्चर में अभी तक मैंने 9 तो किया हुआ था, 8 9 10 लेक्चर हो गया मेरे ख्याल से ही है। ठीक है, तो ये हुआ वो राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सामान्य प्रश्न CGPSC 2025 के लिए। थैंक यू वेरी मच।